हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। फोर्थ सेमेस्टर के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे ध्यान से। राज्य प्रशासन, पृष्ठभूमि, महत्व और संवैधानिक पदाधिकारी। इसमें पहला टॉपिक है अपना राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि, जनरल बैकग्राउंड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। भारत एक लोकतांत्रिक और संघीय गणराज्य है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। राज्य प्रशासन का तात्पर्य किसी विशेष राज्य की सरकार की कार्यप्रणाली, उनके संगठनों, विभागों और अधिकारियों के समूह से है। राज्य के भीतर सार्वजनिक नीतियों को लागू करने और सेवाओं को वितरित करने का कार्य करते हैं। संवैधानिक ढांचा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची यानी कि जिसमें देश केंद्र फैसला लेगा, राज्य सूची मतलब राज्य फैसला लेंगे, समवर्ती सूची यानी कि दोनों के विषय की दोनों की शक्तियाँ होंगी। इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान है। इसमें राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार राज्यों के पास होता है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकारें, भूमि आदि। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतों में एक सीमित स्वायत्तता वाली प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें गवर्नर होता था, विधान परिषद, विभिन्न विभाग शामिल थे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। स्वतंत्रता के बाद। भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर। संविधान ने प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया। राज्य के विशेष संदर्भ में। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया, जब विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ। इससे पहले प्रत्येक रियासत की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी। एकीकरण के बाद यह एकीकृत राज्य प्रशासन का गठन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के मॉडल पर आधारित संरचनाएं अपनाई गई। इसमें राज्य सचिवालय, निदेशालय, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है राज्य प्रशासन का उद्देश्य। राज्य प्रशासन के महत्व में वृद्धि। आधुनिक युग में राज्य प्रशासन का कई कारणों से अत्यधिक महत्व है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। स्वतंत्रता के बाद भारत के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया। इसका अर्थ है कि राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, रोजगार सृजन आदि शामिल है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद इन पर अपने राज्य के क्षेत्र में अपने देश ने इस पे जोर दिया कि हमें न्याय स्थापित करना नहीं है, लोगों को स्वतंत्रता देना नहीं है, हमें उनका कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें बेहतर शिक्षा दें, बेहतर स्वास्थ्य दें, बेहतर पेयजल दें, बेहतर आवास दें, सुरक्षा दें, पेंशन दें, रोजगार दें। ये सभी राज्य के कर्तव्य हैं। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का दायित्व राज्य प्रशासन का होता है। विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद शक्ति और कार्यों का विकेंद्रीकरण हुआ। इन स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन, वित्त पोषण
और निगरानी प्रदान करने में राज्य प्रशासन की केंद्रीय भूमिका होती है। आर्थिक विकास और निवेश। राज्य सरकारें आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करती हैं। वे औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे कि सड़क बनाएगी, बिजली बनाएगी, सिंचाई बनाएगी, ये सब कौन करेगी? राज्य सरकार। निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाती है, लागू करती है। एक कुशल और पारदर्शी राज्य प्रशासन निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास। राज्य प्रशासन वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विकलांग के उत्थान के लिए और सशक्तिकरण के लिए इनके विशेष योजनाएं चलाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में राज्य प्रशासन की भूमिका सर्वोपरि होती है। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार की नीतियां और कार्यक्रम राज्य प्रशासन के माध्यम से लागू होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय और सहयोग बनाए रखने के लिए राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये तीनों कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं, जिसमें अपन पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल को देखते हैं। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी संविधान का प्रतिनिधि या कानूनी रूप से प्रतिनिधि या कानूनी रूप से मुखिया होता है, नाम मात्र का पद होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। शक्तियां और कार्य। राज्यपाल में कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसे कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? न के बराबर ही काम करने पड़ते हैं उसको। कार्यकारी शक्तियां। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेगा राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। राज्य के उच्च अधिकारियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के समस्त कार्यकारी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। विधायी शक्ति क्या है उसके पास? राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, यानी सत्र को चलाना, सत्रावसान करना, उसे विघटित करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, जब विधानमंडल सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करना, जो विधानमंडल की अगली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। वित्तीय शक्तियाँ, राज्य बजट को या विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना, बिना उसकी सिफारिश के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। न्यायिक शक्तियाँ, राज्य कानून के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडित व्यक्तियों की सजा को क्षमा कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को नहीं बदल सकते। विवेकाधीन शक्तियाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है या मंत्रिपरिषद से जानकारी मांग सकता है। अब पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल पढ़ लिया, अब सीएम पढ़ेंगे। सीएम होता क्या है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। यह राज्य विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने तभी बताया था, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं? मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, वह मंत्रियों का चयन करता है। राज्यपाल को उनकी नियुक्ति की सलाह देता है, यानी कि राज्यपाल को कौन कौन सा मंत्री बनना चाहिए इसकी सलाह देता है और मंत्रियों के बीच विभागों को वितरण करता है।
मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है, उसका समन्वय करता है। वह मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनके बीच समन्वय स्थापित करता है और उनके विभागों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। सरकार की नीतियों का निर्धारण। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों को आकार देने और उन्हें लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है और राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी उसे प्रदान करता है राज्यपाल को। विधानसभा का नेता। वह विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, महत्वपूर्ण बहसों में भाग लेता है। बहसों में वो बहस होती ना, भैंस, वो वाली भैंस नहीं, उनमें भाग लेता है और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकट प्रबंधन। किसी भी संकट या आपातकाल की स्थिति में वह राज्य का मुख्य नेतृत्वकर्ता होता है। अब पढ़ेंगे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होते हैं मंत्रिपरिषद? उन मंत्रियों का समूह होता है जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को चलाते हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इनको नियुक्त करता है। इनके कार्य क्या हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि विधानसभा मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। नीति निर्माण और क्रियान्वयन। मंत्रिपरिषद राज्य के लिए नीतियाँ बनाती है, कानूनों का मसौदा तैयार करती है, उन्हें लागू करने का काम करती है। विभिन्न विभागों का संचालन। प्रत्येक मंत्री को एक या अधिक विभाग आवंटित किए जा सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी वह वहन करता है। वह अपने विभाग के प्रशासनिक और नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। वित्तीय मामले। राज्य के बजट को अंतिम रूप देने और वित्तीय नीतियों को निर्धारित करने में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य प्रशासन में इनके आपसी संबंध। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को दर्शाता है। यह संबंध सहयोग, समन्वय, संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के संबंध। संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी शक्तियां रखते हैं। राज्यपाल अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। नियुक्ति और शपथ। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जानकारी का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों और विधान के प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है। राज्यपाल की भूमिका। सलाहकार, मार्गदर्शन, चेतावनी देने वाला। राज्यपाल सरकार को सलाह दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर चेतावनी भी दे सकता है। विधेयकों पर सहमति। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद ही कानून बनाते हैं। राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। संकट काल में भूमिका। संवैधानिक संकट की स्थिति में जब कोई सरकार बहुमत साबित न कर पाए या संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। नेतृत्व और समन्वय। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों का समन्वय करता है
और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार एकजुट इकाई के रूप में काम करे। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री और उसके सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यह मंत्रियों के बीच एकजुटता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री की सर्वोच्चता। मुख्यमंत्री को मंत्रियों को नियुक्त करने, हटाने, विभागों में बदलाव करने का अधिकार होता है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। ये तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके बीच समन्वय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। यह प्रणाली शक्ति के पृथक्करण और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे करके यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गई। छोटा सा रखा है पर जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो बहुत हो जाएगा कंटेंट। इसको पढ़ना। धन्यवाद। अगर चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।